हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय 1 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन की। और इसके अंतर्गत आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 की बात करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हो तो उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल सब कुछ बताया गया हुआ है। और पुराने वीडियो देखने के लिए आप कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां पर आप पुराने वीडियो को देखिए, पुरानी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा जहां से आप पुराने वीडियो देखकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 की। तो एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी भी फलन का कॉन्सेप्ट तैयार नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई। पहले जाके आपको फलन का जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसको कंप्लीट करना ही होगा, तब जाके आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। अन्यथा हवा हवा में बात चली जाएगी। एक बात समझ लो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं वो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर और पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार। मतलब r स्टार को यहां पर एक नए तरीके से कैटेगराइज किया गया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। खास तौर से क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि जो फलन है f वो एकेकी तथा आच्छादक है। आपको सिद्ध करना है कि फलन f जो दिया है वो एकेकी और आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब यहां पर ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं से मतलब नॉन जीरो रियल नंबर से है, ठीक है। आप इसको चाहे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, लिखिएगा ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। तो वहां पर जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो लिख के आएगा नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मतलब क्या कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जहां पर जीरो नहीं है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है आगे कि यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, मतलब अब वास्तविक संख्याओं की जगह पर प्राकृतिक संख्या ले ली जाए प्रांत में, जबकि सह प्रांत पूर्वत ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तब के बारे में बताना क्या एकेकी तथा आच्छादक होगा फलन की नहीं, ठीक है। तो ये दो आपके सवाल दिए हैं, एक ही सवाल में देख लेते हैं दिया क्या क्या, करना किस प्रकार है। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं और एक एक ही लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको तैयार होगा, पिछले एग्जाम्पल आपने समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक ही किस तरीके से दिखाना है आपको पता है, ठीक है। तो फॉर ऑल x1 एंड x2, x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है। ये लिया तो क्या करते हैं कि यदि f(x1) बराबर f(x2), अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो क्या सिद्ध करके दिखाते हैं, हम दिखाते हैं x1 बराबर x2, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आपको दिया क्या है भाई, आपको सवाल में दे रखा है कि fx बराबर 1/x, तो f(x1) की जगह 1/x1 आ जाएगा, है ना। 1/x1 बराबर 1/x2। अब आपको पता है 1/x1 1/x2 है तो ये दोनों चीजें ऊपर चली जाएंगी, तो x1 बराबर x2 कर देंगे। एक एक ही सिद्ध हो गया सिंपली, इसलिए f एक एक ही है। यही तो चीज मैंने बताई है कि यदि आपने f(x1) बराबर f(x2) लिया तो आप दिखा दोगे x1 बराबर x2, यानी f एक एक ही हो गया। आच्छादक की बात करो फटाफट, अच्छी तरीके से समझ लो। आच्छादक किस प्रकार से लेना है, तो पहले तो आपको फलन लेना है। f(x) बराबर 1/x दिया, ठीक है। अब f(x) ये क्या रखना है y, तो y बराबर हो जाएगा 1/x, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 1/y। अच्छा, r स्टार का मतलब ये कह रहा था कि नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब आपको ऐसी वास्तविक संख्या लेनी है जहां पर जीरो नहीं है। तो मतलब अगर आप y का मान जीरो नहीं रख पा रहे हो तो सभी के लिए x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। बात समझ में आई। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप y का कुछ ना कुछ मान रखते हो, कोई भी मान कुछ भी रखोगे, तो x का निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r स्टार। ये आप सोच पा रहे होगे, है ना। अगर मैं तीर आरेख की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर r स्टार है, यहां पर r स्टार है, और आप f फलन बना रहे हैं, तो 1 के लिए निकल के आएगा 1,
2 के लिए निकल के आएगा 1/2, ठीक है, और 3 के लिए निकल के आएगा 1/3। इसी प्रकार अगर मैं बात करता माइनस का 1/2 तो उसके लिए निकल के आता माइनस का 2, है ना। तो अगर आपने x का कुछ ना कुछ मान रखा तो y का निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मान निकलेगा, और y का मान कुछ ना कुछ रखने पर x का निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो और सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, तो सिंगल सिंगल बॉन्डिंग के हिसाब से आपका एक एक ही भी हो रहा है, आच्छादक भी हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहां से कह देंगे इसलिए F आच्छादक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। R स्टार का मतलब यहां पर ही कह रहा था कि 0 नहीं रखना है, यानी अगर आपने y का मान 0 नहीं रखा तो y का मान कुछ भी रख दो, निश्चित तौर पे x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा, बस f जो है वो आच्छादक हो गया। तो यहां से आपने क्या दिखा दिया कि अतः दिया हुआ f या दिया हुआ फलन R स्टार के लिए आच्छादक और एकेकी हो रहा है, अतः सिद्ध है कि इतना, ठीक है। अब अगर मैं बात करता आपको वो जो सवाल आगे कह रहा था, सवाल आपसे कह रहा था कि यदि प्रांत R स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी कि अब आप फलन ले रहे हैं f सच दैट n टेंड्स टू R स्टार, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ले रहे हैं, और फंक्शन तो आपका वही है, फंक्शन fx बराबर जो कह रहा है 1/x कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक एक ही देख लेते हैं, एक एक ही तो सिंपली हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आप पहले इसके लिए लिख देंगे अतः सिद्ध है कि, पहले तो ये चीज लिख दीजिए, अतः सिद्ध है कि, ये पूरा लिखेंगे, प्रोसेस पूरी जरूरी है। अतः सिद्ध है कि f सच दैट R स्टार टेंड्स टू R स्टार के लिए फलन एक एकी और आच्छादक है। समझ गए बात, कोई भी दिक्कत है रिपीट करो, फिर से समझो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। यदि फलन, अब आपको फलन कह रहा है f सच दैट n टेंड्स टू R स्टार, मतलब प्रांत में प्राकृतिक संख्याएं ले ली अगर आपने, और फंक्शन आपका वही है fx बराबर 1/x, तो एक एक की बात कर लो, ठीक है, एक एक ही ले लिया भाई। एक एक ही आपको कैसे दिखाना है, फॉर ऑल x1 और x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, एक एक के लिए प्रांत लेते हैं, ध्यान रखना। तो यदि fx1 बराबर fx2, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, 1/x1 बराबर 1/x2, ये ले रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि x1 बराबर x2, इसलिए f एक एक ही है। फिर आगे मैं आपको तीर आरेख से समझा रहा हूं, वैसे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, है ना, f एक एक ही है। आच्छादक देख लो, आच्छादक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आच्छादक कैसे कि आपको फंक्शन क्या दिया है, fx बराबर 1/x, fx की जगह y लेना है, y बराबर 1/x, x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 1/y। अब जरा ध्यान दो, y क्या था, y आपका सह प्रांत था, पहली बात तो फंक्शन आपको इस प्रकार से दे दिया था f सच दैट n टेंड्स टू R स्टार, ठीक है। और आपको ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो है ये x के बारे में बताता है और ये R स्टार y के बारे में। अब y के स्थान पे तो आप रख सकते हो कोई भी रियल नंबर, है ना, 0 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या y के स्थान पे आप यहां रख सकते हो, है ना। अगर आपने y का मान लो, अगर आपने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना मिलेगा, यहां से x का मान मिलेगा 1/2, लेकिन x तो आपको कह रहा प्राकृतिक संख्या, x कह रहा है प्राकृतिक संख्या, जो कि संभव नहीं है। यदि आपने y का मान 2, 3 या कुछ भी रखा, -2 रखा, तो उससे जो x का मान मिलेगा वो प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगा। इस स्थिति में ये आच्छादक तो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, समझो, यहां पर ये आच्छादक नहीं रहेगा। यदि y का मान 2, 3 या -2 आदि संख्याएं रखते हैं, तो 1/y नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना, 1/y प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उस स्थिति में आप कह देंगे इसलिए f आच्छादक नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार एरो डायग्राम से समझ लो चीज, ठीक है, पूरा दिमाग में घुस जाना चाहिए। देखो यहां पर कह रहा n, यहां कह रहा R स्टार, और ये जो फंक्शन है fx बराबर कह रहा 1/x। तो अगर आपने x का मान 1 रखा, x का मान 1, तो यहां पर मिलेगा 1,
ठीक, अच्छी बात है। 2 रखा तो 1/2, n का मान अगर आपने 2 रखा तो 1/2। और अगर आपने यहां पर मान लो, देखो वास्तविक संख्याओं के लिए यहां 2 होता है, ठीक है, तो फिर यहां पर 1/2 होना चाहिए, और 1/2 प्राकृतिक संख्या में होता नहीं है। एक बात समझो, 1/2 प्राकृतिक संख्याओं में होता नहीं है। या आप ऐसे सोचो कि यहां पर इस तरफ Rx में, समझना, यहां पर माइनस की भी संख्याएं होंगी, -1, -2, ये सारी संख्याएं छूट रही हैं, नेगेटिव वाली संख्याएं छूट रही हैं, है ना। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हो कि f जो है वो आच्छादक नहीं होगा। दूसरे सवाल के लिए क्लियर हो गई मेरी बात। तो आपको लिख देना है कि अतः, इसको हटा लेते हैं, क्या लिख देंगे, अतः यहां से आप बता रहे हैं, अतः f सच दैट n स्टार Rx एक ही है, लेकिन आच्छादक नहीं है, लेकिन आच्छादक नहीं है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था, और ऊपर वाला हो गया हेंस प्रूव्ड, वो आपको सिद्ध करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, क्या फरमा रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, और बहुत ही सिंपल सवाल है, आसानी से आपसे अगर मैं कहूं बन जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको एरो डायग्राम दिमाग में सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, या फिर अगर कोशिश किया करो रफ में एरो डायग्राम बना के सोच लिया करो, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित फलनों की एक इंजेक्टिव तथा आच्छादीय निसर्जनित गुणों की जांच कीजिए। आपको ये कह रहा है, 5 सवाल दिए हैं। पहला सवाल कह रहा है f(x = x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट n टेंड्स टू n फलन है किस प्रकार का। एक ही आच्छादक में क्या बता रहा है ये। तो पहले तो अपन एरो डायग्राम बनाते हैं और सोचते हैं क्या हो सकता है ना। चलो देखो समझो, f(x) अब देखो n से n में बात कर रहा है, पहली बात n से n में, है ना, और ये कह रहा है f(x = x²। सिंपली तो n से n की बात करें, यानी 1, 2 प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में कह रहा है ना, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहां पर भी ले लो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो x का मान अगर आपने f(x = x², ये f(x) क्या है, ये y है, y = x², और यहां पर ये जो है ये x के बारे में बता रहा और ये y के बारे में बता रहा, ठीक है। पहला वाला होता है प्रांत, दूसरा वाला होता है सहप्रांत, है ना। तो देखो मिलाओ, कनेक्शन करते हैं। अगर आपने x का मान 1 रखा, यहां पर x का मान अगर आपने 1 रखा तो y का मान मिलेगा 1, ठीक। अगर आपने x का मान 2 रखा तो y का मान मिलेगा 4, ये भी ठीक। x का मान 3 रखा तो y का मान मिलना है फिर 9, x का मान 4 रखा तो y का मान मिलना है 16। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सिंगल कनेक्शन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, एक ही हो गया निश्चित तौर पे। लेकिन क्या आच्छादक है, नहीं है, क्योंकि सह प्रांत में आप देख पा रहे हैं 2, 3, 5, 6 इन संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब आपका प्रांत में उपस्थित नहीं हो रहा है ना। 2, 3 इनका कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आच्छादक नहीं है। बस इस तरीके से समझना है, इस तरीके से चीजों को लगाना है, अप्रोच ये रहेगी आपकी, समझ गए ना। हाँ तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और एक की बात कर लेते हैं। एक ही इंजेक्टिव, एक के लिए फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहां पर क्या लेना है, यदि f(x1 = f(x2), तो f(x1 = f(x2) यहां पर रखेंगे, इसके लिए x² के लिए, तो ये हो जाएगा x1² = x2²। देन दोनों तरफ से अगर वर्गमूल ले लिया अपन ने तो x1 = x2, तो ये लिया तो यहां से दिखा दिया, इसलिए f एक ही है, ठीक है, f एक ही है। आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक के लिए एरो डायग्राम बना के दिखा दो, कोई भी समस्या नहीं है। इस तरीके से ले लिया आपने, ठीक है, और यहां पर ले लिया nx, यहां ले लिया ny, और जो फलन है f इस प्रकार से ले लिया, यहां ले लो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहां पर ले लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आप एक के लिए क्या दिखाओगे, 1, 2 के लिए क्या, क्योंकि f(x = x² था तो x का मान 1 रखा तो y का मान 1 मिला। x में अगर 2 रखोगे तो x² की वजह से हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, ठीक है। तो यहां से आप क्या दिखा रहे हैं कि चूंकि
सह प्रांत में उपस्थित संख्याओं, सह प्रांत में उपस्थित संख्याओं कौन सी? 2, 3, 5, 6 आदि के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब, क्योंकि सह प्रांत में ध्यान रखना क्या होता है? पूर्व प्रतिबिंब। सह प्रांत के लिए क्या लेते हैं? पूर्व प्रतिबिंब के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, प्रांत में उपस्थित नहीं। अब देखो हैंड राइटिंग हमारी ठीक ठाक है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग मैनेज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि सह प्रांत में उपस्थित संख्याओं 2, 3, 5, 6 आदि के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। सिंपली इस तरीके से बता देना आपको। तो यहां से आपने क्या बताया कि अतः दिया हुआ फलन एकेकी है, लेकिन आच्छादक नहीं है। आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। आपको कह रहा है भाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड फलन है। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जेड आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताता है, इंटीजर्स के बारे में, है ना। हाँ, और यह भी पता है इंटीजर्स क्या होती हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्याएं, ये होती हैं, है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको एरो डायग्राम बना के ये सोचना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एकी की और आच्छादक की, है ना। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं भाई। आपने रफ में, सबसे पहले तो रफ में सोचा, और जेड से जेड कह रहा है, तो यहां पर 0 ले लिया, यहां 0, यहां पर ले लिया 1, 2, 3, यहां ले लो -1, -2, -3, है ना। अब देखो, अगर आपने x का मान 0 रखा, देखो सबसे पहले तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर, यहां पर होता है x, यहां होता है y। x का मान अगर आपने 0 रखा तो y का मान मिलेगा 0, कोई दिक्कत नहीं। x का मान आपने 1 रखा तो y का मान मिलेगा 1, ये भी ठीक है। x का मान अगर आपने -1 रखा, समझना, -1, अब एक्स स्क्वायर में अगर आपने वहां -1 रखा तो क्या मिलेगा? प्लस का 1 मिलेगा, तो यहां पर प्लस का 1 मिल रहा। अगर आपने 2 रखा तो 4 मिलेगा, और -2 रखा तो भी आपको 4 मिलेगा, है ना। अगर आपने 3 रखा तो 9 मिलेगा, और -3 रखा तो भी 9 मिलेगा। इसका मतलब एक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल डबल बॉन्डिंग हो रही है। -1 के लिए भी 1 हो रहा है और +1 के लिए भी 1 हो रहा है, तो एक ही नहीं रहा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कई ऐसी संख्या जैसे कि -1, -2, -3, -4, और यहां पर भी देख पा रहे हो 2, 3 ऋणात्मक संख्याएं तो छूट ही रही हैं सह प्रांत में। सह प्रांत में क्या क्या छूट रहा है? सह प्रांत में आपकी जो निगेटिव संख्याएं हैं वो छूट रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा जैसे 2 है, 3 है, 5, 6 ये संख्याएं भी छूट रही हैं, तो आच्छादक भी नहीं रहा। सिंपली समझ गए, दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसको एग्जीक्यूट करना है, आपको कॉपी में लिख देना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से आप दिखा रहे हैं देखिए। एक की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक ई, ठीक है। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, इसके बारे में माना, यहां पर 2 चीज ले ली अपन ने। माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर -1, है ना। हाँ, जब भी एक ही नहीं हो रहा होता है ना, तो आप फिर संख्याएं लेके दिखा दोगे, और एक ही हो रहा है तो सिंपली दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आती है फिर तो f(x1) बराबर x1 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1, यही आएगा, है ना, क्योंकि फंक्शन आपको fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया था। फिर fx2 बराबर x2 का स्क्वायर, देन -1 स्क्वायर, तो भी 1 ही मिलेगा। यहां से आपने क्या देखा कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन fx1 बराबर fx2, ऐसा नहीं होना चाहिए। x1 और x2 अगर बराबर नहीं है तो फलन में fx1 और fx2 बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां बराबर हो रहे हैं, तो आप कह देंगे कि इसीलिए
इसीलिए एफ एक की नहीं है, एक की नहीं है। आच्छादक की बात कर लो सिंपली, ठीक है। आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक, तो एरो डायग्राम बना दो और सिंपली बता दो, ठीक है। एरो डायग्राम अपन बना लेते हैं इस तरीके से और यहां पर दिखा देते हैं। जेड की बात कर रहे हैं तो जेड एक्स जेड वाई, यहां पर फलन ले लिया एफ, और जीरो का कनेक्शन जीरो से हो रहा है। इसके अलावा आप दिखा रहे हैं 1 के लिए 1 एंड -1 के लिए भी 1, ठीक है। 2 के लिए 4 और -2 के लिए भी आपने दिखा दिया 4 इस तरीके। और यहां पर जो संख्या है -1 -2 एंड सो ऑन यहां पर डॉट 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 कर दिया आपने, ठीक है। ये सब छूट रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं के अलावा कई संख्याएं जैसे कौन कौन सी, जैसे 2 3 5 6 डॉट 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 आदि संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब कहां नहीं बनेगा, प्रांत में। कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसीलिए एफ आच्छादक नहीं है। तो आप क्या बता रहे हैं कि भाई दिया हुआ फलन ना तो एक ही है ना आच्छादक है। और ये बात ध्यान रख लो, एक चीज मैं प्लस पॉइंट में बता दूं कि अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 5 जो सवाल दिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो मुझसे। पुराने पेपर उठा के देखो, ये सवाल आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए पुराने पेपरों को देखते रहना, ध्यान रखना इस बात को। तो आपने क्या बता दिया कि अतः दिया हुआ फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, ठीक है। और एक चीज मैं फिर से कह दूं भाई, राइटिंग पर ज्यादा नहीं कहना कि कमेंट करो कि सर आपकी राइटिंग खराब है, ये फलाना ठिकाना, ठीक है। हाँ, बता रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी में राइटिंग उस हिसाब से हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ देखते हैं और समझिए सवाल को, क्या कह रहा है सवाल बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं। सवाल दिया है आपको, fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट r टेंड्स टू r फलन है। मतलब फलन जो दिया है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में बात कर रहा। अब जरा दिमाग लगाओ, रफ में बनाओ एरो डायग्राम और सोचो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। r से r में बात कर रहा, ठीक है। fx बराबर x² दिया, इसका मतलब y बराबर x² हो रहा है ना। अब x का मान अगर आपने 0 रखा, यहां पर x होता है यहां पर y होता है, फलन बना रहे हो, ठीक है। अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 0 मिलेगा, अच्छी बात है। x का मान अगर आपने 1 रखा तो y का मान क्या मिलेगा, 1। अगर आपने -1 रखा तो क्या मिलेगा, तो भी 1 मिलेगा, क्योंकि x² की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, अगर 2 रखा तो यहां क्या मिलेगा, 4, और -2 रखा तो भी मिलेगा 4। इसका मतलब यहां पर जो वास्तविक संख्याओं में आप देख पा रहे हो क्या, -1 -2 -3 ये संख्याएं आती हैं, ये छूट गई। दूसरा डबल डबल कनेक्शन हो रहा है ना, डबल डबल कनेक्शन हो रहा है, तो एक ही तो नहीं हुआ, और ऋणात्मक संख्याएं छूट रही हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हो 2 3 5, वही सेम ऊपर वाले की तरह हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा लगाया था, सेम टू सेम वही चीज हो गई। और सेम टू सेम वही चीज कर देंगे, बन जाएगी आपसे, है ना। समझ गए कि नहीं। अब आप इसको नोट्स में बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए और मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से लिखना है, ठीक। तो किस तरीके से आप इस सवाल को पूरा लिखेंगे आपको क्लियर होगा, और आपको ये चीज लिखते बननी चाहिए, है ना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको हर चीज मुहैया करा देगी। चलिए किस प्रकार से करना है आपको, फलन दे दिया f सच दैट r टेंड्स टू r और fx बराबर x² की बात कर रहा, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या की बात कर रहा है फलन। एक की बात करें तो कैसे करना है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब यहां पर आपको x1 और x2 आपने जैसे देखा था कि एक की नहीं हो रहा था, उस स्थिति में हम कुछ चीज मान के दिखा देंगे, ठीक है। तो माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर -1, ये ले लिया। तो fx1 की वैल्यू निकाली, x1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 मिलेगा, और fx2 का मान निकाला तो x2 का स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर यानी 1 मिला। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि चूंकि x1 और x2 बराबर नहीं थे, है ना,
x1 का मान 1 था और x2 का मान -1 था, दोनों बराबर नहीं थे, लेकिन fx1 बराबर fx2 आ गया और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए f एक की नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आच्छादक की बात करें तो आच्छादक में आप क्या दिखा रहे हैं कि rx और ry, मतलब r से r में फलन ले लिया अपन ने वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और फलन आपको कह रहा था fx बराबर x स्क्वायर यानी कि y बराबर x स्क्वायर। x का यहाँ कुछ मान रखेंगे तो y का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 0, अगर आपने x का मान 1 रखा तो y का मान 1, और अगर आपने x का मान -1 रखा तो y का मान -1 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने x का मान 2 रखा तो y का मान आपको 4 मिलेगा, और अगर -2 रखा तो -4 मिलेगा। तो साफ तौर पे देख पा रहे हो कि जो निगेटिव संख्याएं वो छूट रही हैं। इसके अलावा 2, 3 और 5, 6 जिनका जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है ना, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो छूट रही हैं। तो एक ही नहीं हो रहा था, स्पष्ट तौर से आपने दिखाया, और आच्छादक भी नहीं होगा क्योंकि ये संख्याएं सह प्रांत में छूट रही हैं, है ना। तो आपको क्या दिखा देना है कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ अन्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 6 डॉट डॉट, यानी आपने कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो, आदि संख्याओं के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनके लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं हो रहा है, अतः दिया हुआ फलन ना तो एक ही है ना आच्छादक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बन रहे हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा देख लेते हैं। fx बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n फलन है किस प्रकार का, एक ही आच्छादक के बारे में सिंपली पूछ रहा है। तो आपसे ये चीज सिंपल बन जाएगी। क्या सोचना है, सबसे पहले तो तीर आरेख से सोचना है, दिमाग लगाना है भाई, रफ में बनाना है और सोचना है एक ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। n से n की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, यहां पर भी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सोच रहे हैं। ठीक है, अब fx बराबर एक्स क्यूब दिया है ना, यानी x का मान अगर आपने 1 रखा तो y का मान 1 मिलेगा। ठीक, x का मान 2 रखा, x का मान 2 रखा तो y का मान क्या मिलना है, फिर 8 मिलना है ना। अगर आपने x का मान 3 रखा तो क्या मिलना है, 27 मिलना है। x का मान 4 रखा तो y का मान कितना मिलना है, 64 मिलना है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि वो संख्याएं जो परफेक्ट घनमूल नहीं है वो छूट रही हैं, जो परफेक्ट घन है, जो परफेक्ट घन नहीं है वो छूट रही है ना। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं छूट रही हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये संख्याएं छूट रही हैं। तो एक ही हो रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप बता रहे हो कि भाई सिंगल सिंगल कनेक्शन हो रहा है, एक ही है। लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 ये संख्याएं छूट रही हैं, अतः आच्छादक नहीं है फलन। लिख लोगे, कोई समस्या नहीं है, आसानी से लिख लेंगे आप, है ना। तो जैसा कि आपने देखा, ये जाना कि एक ही हो रहा था, है ना। वो चीज जो मैंने आपको रफ करके बताई थी उसमें देखा था आपने कि एक ही हो रहा था। तो यहां से जब एक ही होने की स्थिति में, इंजेक्टिव होने की स्थिति में आप सीधे सीधे दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कि फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, यदि fx1 बराबर fx2, ये आप लेके चले, इसका मतलब कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। अब दोनों तरफ अगर आपने घन मूल लिया, क्यूब रूट लिया, तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा, इसलिए f एक ही है ना। और सूत्र में भी मैंने यही बताया था कि यदि आपने fx1 बराबर fx2 लिया और x1 बराबर x2 दिखा दिया तो f एक ही दिखा देंगे सिंपली। और एरो डायग्राम से भी आपने ये चीज चेक कर ली थी। आच्छादक की बात कर लो कि किस तरीके से आच्छादक दिखाओगे, कि आप देख पा रहे हो अगर fx बराबर आपको दिया था x क्यूब यानी y बराबर x क्यूब, यानी एक, अगर आपने x का मान 1 रखा तो y का मान 1 मिलना है, x के मान 2 पे y का मान 8 मिलना था, x के मान 3 पे y का मान आपका 27 यहां पर हो गया, यहां पर फिर 64 हो जाएगा 4 के लिए। तो निश्चित तौर पे संख्याएं जो सह प्रांत में संख्याएं वो छूट रही हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित वह संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 आदि संख्याओं के लिए प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अतः दिया हुआ फलन एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां देख लो, ये भी बन जाएगा, बहुत जल्दी तरीके से देखते हैं। fx बराबर एक्स क्यूब दिया है, द्वारा प्रदत्त f सच दैट z टेंड्स टू z फलन है। आपको बताना है क्या है, एक ही आच्छादक में। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपसे बन जाएगा। चलिए देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। और एरो डायग्राम बना लिया, z सिर्फ z में बात कर रहा है, यानी यहां पर भी z है, यहां पर भी z है, पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में।
सिंपली, है ना। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया है, तो अगर आपने एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान 0, एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान 1, एक्स का मान 2 रखा तो वाई का मान 8, फिर एक्स का मान अगर आपने -1 रखा तो यहां पर मिलेगा -1, एक्स का मान अगर आपने -2 रखा तो -2 के लिए -8 मिलेगा। एक्स क्यूब है ना, घन कर रहे, ठीक है, तो एक एक ही हो रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ गए, क्लिक कर गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब समझ गए आप। तो एक एक ही हो रहा है, अच्छी बात है। आच्छादक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, जैसे कि 2, 3, -2, -3, इनके लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं हो रहा। 2, 3 इनका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा तो आच्छादक नहीं है। बस वही चीज लिख देनी है जो आपने दूसरे के चौथे में ऊपर वाले, जस्ट ऊपर वाले सवाल में जो चीज लिखी है वही सेम टू सेम चीज लिख देनी है ना। वो किस तरीके से आप दिखा पा रहे हो उस पूरे सवाल को, सॉल्यूशन अगर आप इसका करोगे तो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यदि fx1 बराबर fx2 तो आप कह रहे हैं कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, या क्योंकि यहां पर दिया था भी fx बराबर x क्यूब तो आपने लिया x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। अब अगर दोनों पक्षों में घन मूल लिया तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, तो यहां से आप कह रहे हैं इसलिए f एक एक ही है, ठीक है ना। सिंपली कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया। अब बात कर लेते हैं आच्छादक की। तो जैसा आपने देखा, जैसे मैंने बताया था कि 0 का कनेक्शन 0 से हो रहा था, 1 के लिए 1 कनेक्शन हो रहा था, और -1 के लिए -1 के साथ कनेक्शन हो रहा था। इसके अलावा 2 का जो कनेक्शन हो रहा था वो 8 से कर रहे थे, -2 के लिए -8 से कनेक्शन कर रहे थे। तो जो बीच की संख्याएं थी जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये संख्याएं छूट रही हैं। अब जब सह प्रांत में कोई संख्या छूट जाएगी तो निश्चित तौर से आप कहेंगे कि वो जो फलन होगा वो आच्छादक नहीं होगा, चूंकि सह प्रांत में उपस्थित वह संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं है, जैसे 2, 3, 4, -2, -3, -4 आदि संख्याओं के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। अतः दिया हुआ फलन एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। इस तरीके से ये हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर, ब्रैकेट में ये दिया है x, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f such that r tends to r ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है, जहां ब्रैकेट में ये x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब देखो, महत्तम पूर्णांक फलन कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। तो आपको दिया क्या है, आपको पहली बात कह रहा है कि r से r में फलन दे रहा है ना, f such that r tends to r, ये कह रहा, और ये कह रहा है कि भाई fx बराबर ब्रैकेट में x, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन, इसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है ये समझ लो, कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा हो, ध्यान दीजिएगा। क्या कि अगर मान लो लिखा है f 1.1 तो इसका मतलब हो गया बड़े ब्रैकेट में 1.1। अब इसका अर्थ ये होता है कि दशमलव के पहले, समझना, दशमलव के पहले जो पूर्णांक है वो आंसर होगा, ठीक है। दशमलव के पहले क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा। या फिर अगर आपने f 1.8 लिया तो इसका मतलब बड़े ब्रैकेट में 1.8 यानी यहां पर भी 1 आएगा। मैंने क्या बोला आपको कि दशमलव के पहले जो पूर्णांक है उसको ले लेते हैं, ये कहलाता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां आप निश्चित तौर पे देख रहे हैं कि अगर x1 का मान 1.1 है तब वैल्यू 1 है ना, और अगर x2 का मान 1.8 है तब भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब एक एक ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1.1, 1.2, 1.3, 1. किसी के लिए भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 निकल के आएगी। तो इसका मतलब भाई एक एक ही नहीं रहा। अगर मैं तीर आरेख की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप यहां देख रहे हो कि यहां अगर 1.1 है, यहां 1, तो इसके लिए भी यही रहेगा, 1.2 के लिए भी यही रहेगा, 1.8 के लिए भी यही रहेगा, 1.9 के लिए भी यही आएगा, एक। तो निश्चित तौर पे जो एक एक ही है वो नहीं हो रहा। इसके अलावा एक चीज और सोचिए कि सिर्फ पूर्णांक संख्याएं ही बननी है, और ये आपको कह रहा था r से r में, है ना, सिर्फ पूर्णांक संख्या यानी जो इंटीजर्स नंबर है 1, 2 वही कनेक्ट होंगे। तो उस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि जो सह प्रांत में संख्याएं होंगी जैसे 0.5, माइनस का 3.4, है ना, 7.6, ये संख्याएं जो दशमलव वाली है ये छूट रही हैं।
तो आच्छादक भी नहीं हो रहा है। तो यहां से आपने दिखाया कि ना तो एक ही है ना आच्छादक है, सिंपल। तो क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी वो देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको ये पूरा सवाल लिखना है। ठीक है, तो क्या दिया है आपको f सच दैट r टेंड्स टू r, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कह रहा था, और fx बराबर बड़े कोष्टक में x दिया। अब इसका मतलब क्या है इस पूरे सिंबल का, इसका मतलब है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी बात कर रहा है। और ये भी मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो अगर हम एक की बात कर रहे थे तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिया था, वास्तविक संख्याओं को बता रहा है। माना x1 बराबर है 1.2 और x2 ले लिया 1.9। अगर ये दो चीज ली तो आप देख रहे थे fx1 आपने किया, यानी कि बड़े कोष्टक में x1 की वैल्यू 1.2 रखी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि दशमलव के पहले वाले पूर्णांक को ले लेता है और बाकी सबको छोड़ देता है। तो दशमलव के पहले क्या था, दशमलव के पहले आप एक देख पा रहे हैं, तो यहां से अपन ने एक ले लिया। सेम fx2 में किया तो यहां से हो जाएगा बड़े कोष्टक में x2, देन x2 की वैल्यू 1.9 रखी और यहां से भी आपने 1 वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन दशमलव के पहले के जो पूर्णांक होता है उसी को लेता है, बाकी सबको छोड़ देगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि 1.2 और 1.9 दोनों ही फंक्शन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। और इस स्थिति में अगर वैल्यू एक ही आए, एक जैसी ही आए, तो हम कहते हैं कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू fx2, लेकिन fx1 बराबर fx2 है, इसलिए f एक ही नहीं है, सिंपल। ठीक है, आच्छादक अगर आपको दिखाना है तो किस प्रकार से दिखाओगे कि जैसे देखो 1.2 है तो 1.2 के लिए क्या निकल के आएगा 1, 1.4 के लिए भी 1 निकल के आएगा, 1.9 के लिए भी 1 निकल के आएगा, एंड सो ऑन। इसके अलावा आप ये देख पा रहे हो कि 0.5 ये सारी संख्याएं छूट रही हैं। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि सह प्रांत में उपस्थित दशमलव संख्याओं के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, सिंपल। ठीक है ना, क्योंकि सह प्रांत में जो दशमलव संख्या होंगी 0.5, 1 नेगेटिव का 1.7, 3.4, 3.4, तो ये जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होंगी इनके लिए कोई भी प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं होगा, यहां पर कोई कनेक्शन उपस्थित नहीं होगा, इस स्थिति में आच्छादक नहीं है। अतः सिद्ध है कि महत्तम पूर्णांक फलन ना तो एक ही और ना आच्छादक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r ना तो एक ही ना आच्छादक है, जहां मॉड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मॉड x बराबर माइनस x यदि x ऋण है। तो मॉड x की बात हो रही है, मापांक यानी मॉड्यूलस की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अब देखो पहली बात तो क्वेश्चन में ही पूरी बात कह दी उसने कि मॉड x जो ओपन होता है, अगर हम मॉड x के फंक्शन को ओपन करें तो किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन में ही पूरा लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मॉड x किस प्रकार से ओपन करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, fx बराबर दिया है मॉड x और ये ओपन होता है इस प्रकार से कि x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x वेयर x लेस देन 0। x का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव x, और x का मान अगर 0 से छोटा है तो माइनस x। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम ओपन होता है। ठीक है ना, अब यही बात है कि यहां पर अगर x का मान, समझना मेरी बात, x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो अगर आपने लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और यहां पर रखोगे तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव बनी रहेगी। ठीक है, अब अगर आपने x का मान यहां पर लिया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू अगर आपने -x में पुट करी तो यहां पर पहले से माइनस है और यहां पर -x है, तो दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसीलिए मॉड x क्या करता है, मॉड x के अंदर अगर कोई भी संख्या होती है और अगर वो बाहर निकलेगी तो वो संख्या पॉजिटिव बदल जाती है, ये आपको पता रखा है। अब क्यों होता है वो मैंने ये बता दिया, इस तरीके से होता है ना, क्योंकि जो निगेटिव संख्या होती है और जब ये निगेटिव संख्या -x के साथ मिलेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो एक ही आच्छादक जो कुछ भी है उसके लिए मैं आपको तीर आरेख से समझाऊंगा। ठीक है, तीर आरेख से समझ लीजिए अच्छी तरीके से। पहली बात, फंक्शन जो कह रहा था वो r से r में कह रहा था। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि -1 और 1 के लिए, तो मॉड का काम क्या होगा, अगर मॉड के अंदर 1 है तो 1 मिलेगा और -1 है
तो भी 1 मिलेगा। यानी दोनों के लिए जो कनेक्शन होने वाला है -1 और 1, दोनों के लिए जो कनेक्शन होने वाला है वो +1 होने वाला है। अब जब डबल कनेक्शन दिखा रहे हो तो 1 ही नहीं हुआ, सिंपल। दूसरी बात, आप कुछ भी कर लो, जैसे -2 हो, -3 हो, यहां पर 2 हो, यहां 3 हो, आप कुछ भी कर लो। इनके लिए -2 और 2 के लिए 2 बनेगा, -3 और 3 के लिए 3 निकल के आएगा, यहां 4, यहां 5 एंड सो ऑन। लेकिन यहां जो निगेटिव संख्याएं होंगी, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये संख्याएं छूट जाएंगी। छूट रही हैं, बिल्कुल छूट रही हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि सह प्रांत में उपस्थित जो निगेटिव संख्याएं हैं, ऋणात्मक अंक हैं, छूट रहे हैं, है ना, छूट रहे हैं। इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इनके लिए कोई भी प्रांत में कनेक्शन नहीं दिखा पा रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो, इसका मतलब आच्छादक भी नहीं है, सिंपली। अब आप मुझे ये बताइए, आपको ये क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। आप इसको अभी लगाइए। किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि दिया है f सच दैट r टेंड्स टू r, क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको अरेंज करना है ये देख लेते हैं। और fx बराबर mod x, मैंने आपको बताया mod x को ओपन करते तो क्या होता है, fx बराबर मिल जाएगा x वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x वेयर x लेस देन 0, ये हो जाएगा। एक एक की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से दिखाओगे, तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब मैंने आपसे कहा है कि अगर एक ही नहीं है तब की स्थिति में आप क्या करोगे कि कोई वैल्यू मान के लेके चलोगे, ठीक है, कोई वैल्यू मान के फिर उसको हल करोगे, है ना। जब एक ही नहीं है और अगर एक ही हो रहा है तो सीधे सीधे दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है बात? हाँ, अब इतने क्वेश्चन हो गए, समझ तो गए होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर -1। अगर fx1 की बात करें तो mod x1 यानी mod 1 वैल्यू मिलेगी 1, और fx2 की बात करें तो mod x2 mod के अंदर -1 हो जाएगा 1। तो यहां आप देख रहे हैं कि चूंकि x1 और x2 नॉट इक्वल टू है, x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन fx1 बराबर fx2 है, इसलिए f एक ही नहीं है, ये आप दिखा रहे हो, ठीक है। आच्छादक की बात कर लेते हैं। तो आच्छादक में क्या कनेक्शन देख पा रहे थे कि 1 के लिए भी 1 हो रहा था और -1 के लिए भी 1 हो रहा था, है ना। 2 की बात कर लेते हैं तो 2 के लिए 2 हो रहा है और -2 के लिए भी 2 हो रहा है। क्लियर है बात? अगर 3 की बात करें तो 3 के लिए भी 3 है एंड -3 के लिए भी 3 है ना। तो इसका मतलब ये जो निगेटिव संख्याएं आप देख पा रहे हो, इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज प्रांत में यानी डोमेन में प्राप्त नहीं होगा, सिंपल। तो यही चीज आप बता दोगे, क्योंकि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। अतः सिद्ध है कि मापांक फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, ये आप दिखा रहे हो, सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r, fx दिया है 1 यदि x ग्रेटर देन 0। अगर x का मान 0 से बड़ा है तब 1, x का मान 0 तो 0 फलन का मान, अगर x का मान 0 से छोटा है, x लेस देन 0, तब के लिए -1 कह रहा है। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एक ही है ना आच्छादक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप इसको हल नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो, पहली बात तो ये समझ लो चिन्ह फलन का मतलब क्या है जो आपको यहां पर दे रहा है। इसका मतलब ये है, अगर मैं एरो डायग्राम से आपको समझाऊं तो पहली बात तो r से r में कह रहा था, ये आप देख पा रहे हो, r से r में वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कह रहा। यहां पर आपने ले लिया 0, -1, -2, -3, यहां पर ले लो 1, 2, 3, और यहां पर भी रहेगा 0, 1, 2, 3, यहां पर भी -1, -2, -3। अच्छा, वास्तविक संख्या कह रहा तो यहां पर हर तरीके की संख्या होगी, दशमलव संख्या और तो हर एक प्रकार की संख्या जो भी हो सकती है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के वो सारी संख्याएं इसके अंदर होंगी, ठीक है ना। इतना आपको पता है, समझदार हो, इतना आपको पता है। अब वो कह रहा था 0, अगर x का मान 0 है तो फलन का मान कितना 0, तो 0 का कनेक्शन 0 से होना है। फिर अगर x ग्रेटर देन 0 है यानी x का मान 0 से बड़ा, यहां आप देख पा रहे हैं x ग्रेटर देन 0, तब के लिए कह रहा 1। इसका मतलब 1 का 1 होगा, 2 का भी 1 होगा, 3 का भी 1 होगा। इस प्रकार से कनेक्शन चलेगा। भाई x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है, इसका मतलब सबके लिए जो भी रहेगा वो आपका रेंज 1 रहेगा x ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर मैं बात करूं x लेस देन 0 की, तो यहां कह रहा है फिर वो -1, x लेस देन 0 के लिए कह रहा है -1, इसका मतलब -1 के लिए -1, -2 के लिए -1 और -3 के लिए -1 रहेगा, सिंपली।
समझ गए? तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो रेंज है भाई परिसर वो सिर्फ -1 0 -1 0 और 1 है, ये रेंज है बस इतनी। जबकि आपका जो सह प्रांत है वो तो इतना सारा है, यानी इनके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं हो रहा किसी का, है ना, प्रांत के साथ। तो ये 2 3 ये सब छूट रहा है, -2 -3। जब ये सब छूट रहा है तो अच्छा तक नहीं है। और आप देख पा रहे हो डबल डबल कनेक्शन हो रहा है तो एक एक ही भी नहीं है, तो ना तो एक एक ही दिखा रहे हो ना अच्छा तक दिखा रहे हो। अब बस जल्दी से आप कॉपी में बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इस सवाल को लगाने वाले हैं वो देखते हैं। दिया क्या है सवाल में कि f सच दैट r टेंड्स टू r और fx बराबर आपको ये फंक्शन दे दिया। ठीक है, जहां जो x है वो चिन्ह फलन के बारे में बात कर रहा है। चिन्ह फलन आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। ये सारे मापांक फलन, चिन्ह फलन, ये सारी चीजें आपने कक्षा 11 में निश्चित तौर पर पढ़ी। ठीक है, वहां पर जो सेकंड चैप्टर वहां पर बताया जाता है। तो x ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए कह रहा है अगर x का मान 0 से बड़ा होगा, जितना भी x का मान 0 से जितना भी जो भी चीज होगी उसके लिए fx की वैल्यू 1 दे दिया उसने निश्चित। ठीक है, x बराबर 0 के लिए 0 दे रहा है और x का मान अगर 0 से छोटा है नेगेटिव के लिए -1 दे रहा है, इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, अब एक एक ही अगर आपको सिद्ध करना है तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R ले लिया। अब मान लिया माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2। ठीक है, x1 का मान 1 मान लिया, x2 का मान 2 मान लिया। तो आप देख रहे थे कि अगर x1 का मान अगर x का मान 0 से बड़ा है, ध्यान दो x का मान 0 से बड़ा है तो वैल्यू जो है वो 1 फिक्स हो गई थी। तो यहां पर fx1 का मान कितना होगा 1 और fx2 का मान भी 1 ही रहेगा। तो चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 है लेकिन fx1 बराबर fx2 हो रहा है, इस स्थिति में f एक ही नहीं है निश्चित तौर पे। ठीक है, और अगर मैं बात करता आच्छादक की तो यहां पर भी देख लो किस प्रकार से फंक्शन दिखाओगे कि 0 तो रहेगा 0 के साथ और 1 रहेगा 1 के साथ, 2 रहेगा 1 के साथ और 3 भी जाएगा 1 के साथ, सब जाएंगे। इसके अलावा 0 जो होगा वो 0 का कनेक्शन 0 के साथ होगा। ठीक है, और नेगेटिव में अगर बात करें तो -1 जाएगा -1 के साथ, -2 जाएगा -1 के साथ और -3 जाएगा -1 के साथ। तो यहां पर आप निश्चित तौर पर देख पा रहे हो कि ये जो संख्याएं हैं परिसर जो है वो इतने में फिक्स हो गया, -1 0 1 में, और जो संख्याएं हैं 2 3 ये वाली संख्याएं और ऊपर वाली संख्या ये। ठीक है, इसके अलावा दशमलव बहुत सारी संख्याएं होते हैं जो कि छूट रही हैं। उस स्थिति में आप क्या कह दोगे यहां से कि चूंकि दिए हुए फलन का परिसर -1 0 1 ही है, इसलिए सह प्रांत में वास्तविक संख्याओं में -1 0 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। -1 0 1 के अलावा और जितनी भी संख्याएं हैं उनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब आपके प्रांत में उपस्थित नहीं हो रहा है, प्रीमेज डोमेन में नहीं है। इस स्थिति में f आच्छादक नहीं है, अतः चिन्ह फलन ना तो एक ही होता है ना आच्छादक होता है, हेंस प्रूव्ड, जो आपको दिखाना था सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 तथा f बराबर 1 4 2 5 3 6, a से b तक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक ही है। बहुत ही सिंपल है, आप खुद देखो कि सिंगल कनेक्शन हो रहा है। देखो 1 का 4 से कर रहे हैं, 2 का 5 से कर रहे हैं, 3 का 6 से कर रहे हैं, सिंगल कनेक्शन हो रहा है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, तो बस एक ही है। अब बस इसको आपको उतार देना है, सवाल को लिख देना है। किस प्रकार से देख लो, दिया है तो a बराबर 1 2 3 दिया है ना। और हमेशा याद रखो कोई भी क्वेश्चन में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आपको वीडियो रिवर्स करके अच्छी तरीके से समझना है। मैं हर बार यही चीज बताता हूं और कभी किसी एक स्टूडेंट को मैं गारंटी ले सकता हूं, किसी एक स्टूडेंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी अगर वो मेरी बात और मेरे वीडियो को अच्छी प्रकार से समझते हुए चलता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 दिया है, f बराबर दे दिया 1 4 2 5 3 6। ठीक है, अब सवाल आपको क्या कह रहा है, सवाल आपको कह रहा है a से b में एक फलन है, यही कह रहा कि नहीं। तो a से b में बनाओगे आप फलन। ठीक है, a से b में आपने ये देख लिया। अच्छा, a की वैल्यू 1 2 3 थी, b की वैल्यू 4 5 6 7 थी, उतार दिया। अब कनेक्शन क्या हो रहा है भाई, कनेक्शन देखो, कनेक्शन कह रहा है कि 1 का 4 से कर दिया, 2 का 5 से कर दिया, 3 का 6 से कर दिया। तो आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं एक एक ही है ना। प्रांत के जो प्रांत में है ना जी अवयव 1 2 3, तो प्रांत का प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय मतलब यूनिक, ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग, अद्वितीय प्रतिबिंब। प्रांत के लिए क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए दिया हुआ फलन एक ही है निश्चित तौर पे। आच्छादक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां 7 छूट रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं हो रहा है।
तो यहां पर आप क्या कह देंगे कि चूंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए एफ एक ही है निश्चित। ठीक है, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए एफ एक ही है। अतः सिद्ध है कि दिया हुआ फलन एक ही है, हैंस प्रूव कर दिया आपने, हैंस प्रूव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा भाई। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या दिए हुए फलन एक ही आच्छादक अथवा एक ही आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब आपको औचित्य का मतलब है पूरा आपको ड्राइव करके अच्छी प्रकार समझा के बताना है ना। दो क्वेश्चन दे दिए, पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आर से आर में कह रहे हैं। देखो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर और एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, दोनों क्वेश्चन आर से आर में कह रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x। अब एक चीज समझो कि एफ एक्स बराबर, समझना बात को मेरी, कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x दिया है, तो एफ एक्स की वाई रखते हो 3 माइनस 4x। ठीक है, अब r से r में बात कर रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में बात कर रहा है, तो ये सोचो अगर आपने x का कुछ मान रखा, ध्यान समझना, x का कुछ मान रखा तो y का निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मान मिलेगा। निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई y का मान लाके देगा, चाहे जो भी रखिए। ठीक है, 0 1 2 3 कुछ भी रखोगे और आपको y का एक निश्चित मान मिलेगा। तो एक एक ही यहां से आप दिखा रहे हो। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन माइनस के 4, यानी 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब यहां पर अगर आप y का कुछ ना कुछ मान रखो, 0 1 2 3 कुछ भी मान रखो, तो x का निश्चित एक परिभाषित मान, इंफिनिटी यहां से नहीं बनेगा, समझना। इंफिनिटी बनने के लिए नीचे कुछ ऐसा चीज हो ताकि नीचे 0 हो, और नीचे तो हर में कभी भी 0 होने वाला नहीं है, यहां पर आप देख पा रहे हो निश्चित तौर पे। तो अगर आपने y का कुछ ना कुछ मान रखा, y की कुछ ना कुछ मान पे x का कुछ ना कुछ निश्चित मान निकलने वाला है, इस स्थिति में आपका ये आच्छादक भी हो जाएगा। सिंपल। अब ये सोचने और समझने वाली बात है। अगर इसके लिए आप एरो डायग्राम बनाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि जो इक्वेशन दी है ना 3 माइनस 4x, वो थोड़ी सी अजीब दी है। अगर मैं बना के आपको समझाने की भी कोशिश करूं, देखो यहां हो गया x, ये हो गया y, ये r के लिए x है और ये r के लिए y है। ठीक है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में चल रहा, और फंक्शन ही हो गया। ठीक है, y बराबर 3 माइनस 4x। अगर आपने x का मान 1 रखा, समझना, आपने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिलेगा? देखो 3 माइनस 4x में, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझते हो, ये x का मान 1 रखोगे तो -4 हो जाएगा और वहां से घटाओगे तो -1 मिलेगा। तो क्या कनेक्शन बन रहा है? एक के साथ -1 मिल रहा। x का मान 2 रखो या फिर x का मान 0 रखो। अगर आपने x का मान 0 रखा तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो x का कुछ ना कुछ मान रखने पर y का कुछ ना कुछ सिंगल मान निकल के ही आना। इसके अलावा अगर आपने x बराबर 3 माइनस वाई अपॉन 4, अब y का अगर आपने कुछ मान रखा, y का मान 0 रखो। अगर आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिलेगा? 3/4 निश्चित तौर पे। अगर आपने x का मान 1 रखा, y का मान, y की बात करें ना, तो y का मान अगर आपने 1 रखा तो यहां पर 1 रखने पर 2 बचेगा, 3 माइनस 1 2, तो बचेगा 1/2। तो एक ही भी हो जाएगा, यहां से आच्छादक भी हो जाएगा, और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो पहला इस तरीके से करना है। अब इसको डिराइव कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, तो वो देख लेंगे। सीधे सीधे जाएगा। एक के लिए जो फॉर्मूला होता है, एक के लिए क्या दिखा दोगे? fx1 बराबर fx1 बराबर fx2 लोगे और x1 बराबर x2 दिखा दोगे। इसके अलावा फिर आच्छादक के लिए भी आप एरो डायग्राम की जगह पर ये लेके x बराबर 3 माइनस वाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू r दिखा दोगे, बस इतना कर दोगे, आच्छादक हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। ठीक है, और ये सारी चीज आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुननी है, हो क्या रहा है। अच्छा, सेकंड वाले में दे रहा fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो fx y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब सोचो, अगर आपने x का मान 1 रखा, समझना, x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिलना है? 2 मिलेगा। अगर आपने x का मान -1 रखा तब भी तो y का मान 2 मिलेगा। x का मान 1 रखने पर तो 2 मिल रहा, -2 रखने पर तो भी 2 मिल रहा, तो एक ही नहीं रहा, क्योंकि 2 वैल्यू के लिए एक ही कनेक्शन दिखा रहा है। x का मान अगर आपने 1 रखा तो 2 मिलेगा और -1 रखे तो भी 2 मिलेगा, तो ये एक ही नहीं रहा किसी भी कीमत पे। ठीक है, दूसरी बात, आप कुछ भी कर लो, y का कोई भी निगेटिव मान नहीं मिलने वाला है आपको, समझ रहे हो ना। यहां पर ये x है, ये y है, तो y का आप कुछ भी देखो, यहां पर 2 मिला इस प्रकार से, 1 और -1 के लिए, तो एक ही नहीं रहा।
एक एक ही नहीं रहा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर लो, x का कोई भी मान रख लो, y में यहां पर जो निगेटिव संख्या है ना वो छूट जाएंगी, क्योंकि निगेटिव संख्या मिलनी नहीं है। आप -2 रख लो, -2 रखने पर आपको 5 मिलेगा और +2 रखने पर भी 5 मिलेगा। -3 रखने पर 10 मिलेगा और -3 रखने पर भी 3 रखने पर 10 मिलेगा और -3 रखने पर भी 10 मिलेगा। तो फिर y में जो निगेटिव संख्याएं होंगी वो छूट जाएंगी कि नहीं छूट जाएंगी? बिल्कुल छूट जाएंगी। तो जब निगेटिव संख्याएं छूट रही हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई वो आपका आच्छादक नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना? आच्छादक नहीं रहेगा तो दूसरे वाले में एक एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है, और पहले वाले में एक एक ही है, आच्छादक है। समझ लो। अब इसको आपको लिखना है अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पहले की बात करते हैं, किस प्रकार से आपको लगाना है देख लेते हैं। दिया है आपको f सच दैट r टेंड्स टू r, r से r में फलन कह रहा है, fx बराबर 3 - 4x दे रहा है। एक एक की बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार से लिखते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब लेके चलेंगे यदि fx1 बराबर fx2 ये लेके चले तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं और 3 - 4x बराबर 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। तो यहां से 3 और दोनों तरफ से 3 कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2। अब दोनों तरफ से माइनस का 4 हटा सकते हो तो यहां से आप कह रहे हो कि x1 बराबर x2। ठीक है, x1 बराबर x2 कह दिया। तो आपने ये देखा कि भाई fx1 बराबर fx2 लिया और x1 बराबर x2 दिखा दिया। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि इसलिए f एक ही है। ठीक है, f एक ही है। आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक, तो आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या कि चूंकि fx बराबर दिया है 3 - 4x है ना, fx ये y रखेंगे तो y बराबर 3 - 4x और यहां से x की वैल्यू अगर आपने निकाली तो ये y - 3 बराबर माइनस का 4x और यहां कह रहे हैं कि y - 3 अपॉन माइनस का 4 बराबर x। ऊपर नीचे अगर आपने माइनस का गुणा किया तो x बराबर मिल जाएगा फाइनल तौर पे 3 - y अपॉन 4 बिलोंग्स टू कैपिटल R, है ना, क्योंकि y का कुछ ना कुछ मान रखोगे तो x का कुछ ना कुछ यहां से मान मिलेगा। तो यहां से कहना है इसलिए कि चूंकि सह प्रांत में प्रत्येक अवयव का एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित है, इसलिए f आच्छादक है। इसलिए f आच्छादक है, सिंपली। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कह दिया कि अतः f दिया हुआ f या दिया हुआ फलन एक ही और आच्छादक है। सिंपल है ना, अतः दिया हुआ फलन एक ही और आच्छादक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले की। तो आपने दिखाया कि अतः दिया हुआ फलन एक ही आच्छादक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, साथ में कि दूसरे की बात करें, दिया है f सच दैट r टेंड्स टू r, इस वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन दे रहा है। fx बराबर 1 + x²। एक की बात कर लें तो आपको स्टार्टिंग में करना है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, एक बाद माना x1 को अपन ने 1 मान लिया, जैसे अपन ने पहले देखा था कि आप दिखा रहे थे एक ही नहीं हो रहा था, और मैंने आपसे कहा कि अगर एक ही नहीं है तो फिर आप अंक को लेके उसको दिखाओगे। तो x1 बराबर 1 मान लिया, x2 बराबर -1 मान लिया। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे अगर fx1 तो ये हो जाएगा 1 + x1² यानी 1 + 1² यानी 1 + 1 बराबर 2, और fx2 निकालते हैं। fx2 कैसे, 1 + x2² बराबर 1 + x2 की वैल्यू -1 रख रहे हो, -1², और ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन fx1 बराबर fx2, अतः या इसलिए f एक ही नहीं है। ठीक है, एक ही नहीं है। आच्छादक के लिए देख लेते हैं। तो आच्छादक में आप एरो डायग्राम बना के दिखा दो, उसमें ये दिखा देंगे कि निगेटिव संख्याएं जो थी वो छूट रही। तो आच्छादक की बात करते हैं। और एक चीज और मैं आपको यहां पर क्लियर कराना चाहता हूं कि काफी स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि सर आच्छादक को दिखाने के लिए कब हम डायरेक्ट करें, कब एरो डायग्राम का इस्तेमाल करें।
तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात को समझो, अगर आपने अभी तक मेरे सवालों को ये देखा है पैटर्न लगाने के तरीके को, तो आपने ये जाना होगा कि जब आच्छादक नहीं है, ध्यान से सुनना, जब आच्छादक नहीं है तब एरो डायग्राम से दिखा दो, सबसे सही है, सबसे सही तरीका है एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम का तरीका तो आपका हर जगह काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अगर एरो डायग्राम से नहीं दिखाना है तो जब आच्छादक है, जब आच्छादक हो रहा है तब बता दो कि भाई एरो डायग्राम की मदद से ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, समझना बात को। एरो डायग्राम का तरीका आपका हर जगह काम आ जाएगा, एक बात को समझ लो। बस दूसरी मेन बात होती है प्रैक्टिस। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीजें आपको और बेहतर तरीके से साफ तौर पे क्लियर दिखती जाएंगी। ठीक है ना। अब अगर हम आच्छादक की बात करते हैं तो आप क्या देख पा रहे थे कि -1 और 1 दोनों के लिए हो रहा था 2, है ना, और -2 और 2 दोनों के लिए बन के आ रहा था 5। तो यहां से आप ये कह रहे थे कि जो ये निगेटिव संख्या है, निगेटिव संख्याओं के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, निगेटिव संख्या का कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो आप यहां से क्या कह रहे हो कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, अतः f एकेकी और आच्छादक नहीं है। तो पहला वाला एकेकी आच्छादक हो रहा था, दूसरा एकेकी आच्छादक नहीं है, ना एकेकी है ना आच्छादक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं, a और b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a इस प्रकार है कि f ab बराबर ba एक एकेकी आच्छादी बाइजेक्टिव फलन है। ये आपको सवाल कह रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यानपूर्वक समझो, सवाल में कुछ ज्यादा खास नहीं है करने के लिए और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भी नहीं, लेकिन जब एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आपको लेके चलना है। तो a क्रॉस b से b क्रॉस a में आपको फलन कह रहा है और कह रहा है कि अगर a b है तो आपको ba से कनेक्शन हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप और कोई चीज मानते जैसे cd, तो cd का da होता, ef का fe होता, तो निश्चित तौर पे जो कुछ भी लोगे, जो कुछ भी मानोगे उसके लिए सिंगल आपको एक कनेक्शन मिलेगा, एकेकी भी रहेगा आच्छादक भी रहेगा। अब इसको किस प्रकार से करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एकेकी की बात कर लेते हैं। तो दिया है भाई f सच दैट a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a और f ab बराबर b। अब एकेकी के लिए मान लिया अपन ने फॉर ऑल a1 b1 और a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, एकेकी के लिए आप प्रांत लेते हो, उस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर लेके चले कि यदि f a1 b1 बराबर f a2 b2 ये लेके चले और f ab का मतलब क्या है ba, तो यहां से अपन को क्या मिल जाना है b1 a1 बराबर b2 a2 और जो परस्पर आपस में घटक होंगे, ठीक है, सही, जो आपस में घटक होंगे वो आपस के लिए बराबर होंगे, खुद के लिए प्रथम घटक के बराबर होगा, दूसरी घटक के बराबर होगा, ये आपने पढ़ रखा है ना। तो यहां से आप क्या कर देंगे कि b1 बराबर b2 और a1 बराबर a2, बस इतना। इसलिए f एकेकी है। और बाकी का आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक, यहां पर आप देख पा रहे थे, ठीक है, कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए f एकेकी है। और आच्छादक के लिए क्या दिखा दोगे कि सह प्रांत में उपस्थित, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, इसलिए दिया हुआ फलन आच्छादक है। बस इतना दिखा देना है। तो आप इस तरीके से बता रहे हैं कि चूंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, ठीक है, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए f एकेकी है। ठीक है, आच्छादक की बात करें तो क्या लिख देना है, आप सीधे देख पा रहे थे कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है ना। यहां आप देख रहे थे कि जो सह प्रांत है उसके हर एक के लिए कनेक्शन, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मिलेगा अपन को। तो उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि इसलिए f आच्छादक है, अतः सिद्ध है कि दिया हुआ फलन एकेकी तथा आच्छादक है। इस तरीके से दिखा दोगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, fn दिया है n+1/2 यदि n संख्या विषम है, n/2 यदि n संख्या सम है, इसकी बात कर रहा।
द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टेंड्स टू n है। बताइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो पहली बात तो ये समझो, फलन की बात जो कर रहा है वो n से n में कर रहा है ना, n से n में, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में बात कर रहा है ये सिंपली। अभी आगे बढ़ते हैं और एक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक है कि नहीं है, दिया है। और मैंने आपसे सबसे पहले कहा है कि कभी भी इस स्थिति में आपको एरो डायग्राम बना के सारी चीजें देख लेनी है ना। हाँ, फलन f सच दैट n टेंड्स टू n और fn दिया है n+1/2 n जब n विषम है, और n/2 दिया है जब n सम है। तो एरो डायग्राम देखेंगे और समझेंगे कि भाई क्या नतीजा निकल सकता है। ये तो रफ का काम है ना। हाँ, अच्छा, n से n में कह रहा प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा, यानी 1 2 3 4, और यहां पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे गाड़ी बढ़ती जाएगी, कमी तो है नहीं है। हाँ, अगर आपने यहां पर x का मान, x y है, ये x के लिए बताता है, ये y के लिए है ना। अगर आपने x का मान 1 रखा, या यहां आपने x का, यहां चूंकि n विषम के लिए है तो विषम के लिए यहां पर रखना है, तो n का मान 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो एफ एन बराबर, जब n विषम है तो n+1/2 यहां। अच्छा, n का मान 1 रखोगे तो 1+1 हो जाएगा 2 और 2/2 हो जाएगा 1। तो 1 के लिए 1 मिलना है, ठीक है, 1 के लिए 1। अगर आपने n का मान 2 रखा तो सम के लिए यहां रखोगे, यानी fn बराबर n/2, तो सम के लिए यहां रखना है तो 2/2, यानी 1 मिलेगा, तो 2 के लिए भी 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर अगर आपने n का मान 3 रखा तो यहां रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 2 मिलेगा, तो 3 के लिए 2 मिलना है ना। और अगर आपने n का मान 4 रखा तो यहां रखेंगे तो 4/2 2 मिलेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए बात। इसके अलावा अगर और सोचते 5 और 6 के लिए, तो अगर n का मान यहां 5 रखते तो 5 1 6, 5 + 1 6, 6/2 3 मिलता, तो 5 के लिए 3 मिलता, 6 के लिए 3 मिलता, एंड सो ऑन। 7 8, 7 के लिए 4 मिलता, 8 के लिए 4 मिलता। समझ पा रहे हो ना। तो निश्चित तौर पे आप ये देख पा रहे हो, तो डबल डबल कनेक्शन हो रहा है, तो एक ही तो नहीं रहा, एक ही नहीं है, लेकिन आच्छादक होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे भी जो भी संख्याएं आएंगी प्राकृतिक संख्या के लिए, उसके लिए कोई ना कोई एक प्राकृतिक संख्या पहले से उपस्थित होगी, बिल्कुल होगी। जैसे अगर बात करें 5 के लिए, तो 5 के लिए यहां पर क्या उपस्थित होगा, 9 और 10, बिल्कुल होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि आच्छादक हो रहा है। आच्छादक के लिए आप सीधे परिभाषा लिख दोगे, एरो डायग्राम दिखा के सीधे परिभाषा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हो एक ही नहीं है ना। तो एक की बात करें किस प्रकार से दिखा रहे हैं, फॉर ऑल n1 और n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n की बात कर रहे थे तो स्मॉल n ले लिया, वरना स्मॉल x की बात करता है तो स्मॉल x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने कहा यहां पर आप दो संख्याएं मान के चले, क्योंकि एक ही नहीं हो रहा था इसलिए दो संख्याएं मान लेंगे। माना n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2, तो अब यहां से वैल्यू निकालेंगे fn1, ठीक है। तो n1 का मान कितना, 1 है, और विषम संख्या के लिए आपको रखना है n+1/2, ये यहां पर रख रहे हैं n1+1/2, यानी कि 1+1/2 यानी 2/2 बराबर 1, और fn2, और n2 का मान 2 है और 2 के लिए आप रख रहे हैं सम, यानी n/2, यानी n2/2, n2 का मान 2/2 और बराबर 1 मिला। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि n1 नॉट इक्वल टू n2, लेकिन fn1 बराबर fn2, इसलिए f एक ही नहीं है, सिंपल, ठीक है, एक ही नहीं है। अब आच्छादक के लिए एरो डायग्राम की मदद से दिखा देंगे। तो आच्छादक की बात कर रहे थे, अगर हम आच्छादक की बात करें तो किस प्रकार से आप दिखा पा रहे थे, और कनेक्शन आप इस प्रकार से देख पा रहे थे कि चूंकि 1 की अगर बात करते तो 1 के लिए रख रहे थे अपन n+1/2 में, चूंकि विषम संख्याओं के लिए, और सम संख्याओं के लिए रख रहे थे n/2 में, है ना। तो उस हिसाब से 1 के लिए 1 निकल रहा था और 2 के लिए भी 1 आ रहा था, और 3 के लिए 2 हो रहा था, 4 के लिए भी 2 हो रहा था, है ना। तो ये जो कनेक्शन बन रहे थे, ये आपके कनेक्शन इस प्रकार से निकल के आ रहे थे। तो जहां पर आप ये देख रहे थे कि एक ही नहीं हो रहा था, इसके साथ जो सह प्रांत में अवयव है वो उनके सारे कनेक्शन मिल रहे हैं।
सह प्रांत में कोई भी आगे, जब आप आगे मिलाओगे तो यहां पर 3 के लिए कितना मिलेगा, 5 और 6 मिल जाएगा। तो सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए कनेक्शन मिलेगा। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए एफ आच्छादक है। एफ आच्छादक दिखा रहे थे अपन, ठीक है ना। तो यहां से आपने कह दिया कि अतः दिया हुआ फलन एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है। ये हो गया आंसर। सिद्ध नहीं करना था, आपको बताना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। होना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर दिया r-3, मतलब ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें 3 नहीं है, ठीक है, तथा b आपको दे दिया है r-1, ऐसी वास्तविक संख्या जहां पर 1 नहीं है। fx बराबर दिया है x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए। क्या f एक एक ही तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि तीर आरेख की मदद से आप सोचिए, लेकिन चूंकि फंक्शन इतना बड़ा है तो आपको तीर आरेख में कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत आएगी, एक चीज समझो। दूसरी बात, fx बराबर x-2 और x-3 दिया है। अब ये चीज सोचिए, आपको पहले ही कह दिया है कि a में r तो r है लेकिन उसमें 3 नहीं है, है ना, ये कह रहा कि नहीं, एक ऐसा समुच्चय वास्तविक संख्याओं के लिए जिसमें 3 नहीं है। क्यों नहीं रखेंगे 3? क्योंकि अगर आप x का मान यहां पर 3 रखोगे तो हर में 0 हो जाएगा और ये होना नहीं चाहिए। तो यहां पर x-3 की जगह पर आप x में 3 नहीं रखोगे, बाकी सब कुछ रख सकते हो, कुछ भी 3.1 3.01 कुछ भी रखिए, लेकिन 3 नहीं रख सकते। तो यहां से आपको क्लियर हो गई होगी बात कि आप x का कुछ भी मान रखोगे, बात समझिएगा, x का कुछ भी मान रखोगे तो fx का यानी कि y का कुछ ना कुछ मान निकलेगा, निश्चित तौर पे निकलेगा और अलग निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जैसा निकले, नहीं, कुछ अलग मान रखोगे तो कुछ ना कुछ अलग मान प्राप्त होगा। तो यहां से आप एक एक ही दिखा दोगे। ये थिंकिंग रखिए, सोच रखिए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फंक्शन को देख के आपको पता चलना चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते आच्छादक की तो यहां से एक एक ही होगा निश्चित तौर पे, और एक एक ही दिखाओगे फॉर्मूले की मदद से। आच्छादक की अगर हम बात करते तो आच्छादक के लिए क्या, y बराबर x-2 अपॉन x-3 है। अब जब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा, x बराबर आएगा 2 - 3y अपॉन, ये हल करके देखेंगे, मैं बता दे रहा हूं, 2 - 3y अपॉन 1 - y, ये निकल के आएगा x बराबर। अब यहां पर क्या कह रहा था b के लिए, अब आप b के लिए देख लो, b बराबर r-1 था। इसका मतलब यहां पर जो ये b का काम कर रहा है आच्छादक के लिए सह प्रांत वाला, तो यहां पर y का मान एक नहीं रखना है, बाकी सब कुछ रख सकते हैं। तो आप बाकी कुछ भी रखिए, कुछ भी y का मान रखेंगे तो x का निश्चित तौर पे एक मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर आपने y का 2 मान रखा तो कुछ ना कुछ मिलेगा और अलग मिलेगा हर बार, तो ये आच्छादक भी हो जाएगा, एक एक ही भी रहेगा और आच्छादक भी रहेगा। अब बस इसको करना कैसे है वो समझ लीजिए प्रॉपर। अब इसमें अपन एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक बात समझिए, जब फंक्शन आपका इतना बड़ा होता है तो एरो डायग्राम करने के लिए फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, वो सही चीज नहीं है। हाँ, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एरो डायग्राम बनाना मैंने सिखाया है कि आप इस तरीके से ले लो और यहां पर कुछ संख्याएं ले लो और यहां पर कुछ उनको कैलकुलेशन करके यहां पर कनेक्शन दिखा दो, कोई बात दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो दूसरा विकल्प है ना, अपन कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से मेथड लगाना है, एक एक के लिए भी और आच्छादक के लिए भी। एक एक ही तो अपन ने लगाई है और आच्छादक भी देख लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि f सच दैट a टेंड्स टू b और fx बराबर x-2 अपॉन x-3, जहां a दे रहा है वास्तविक संख्या जहां जिसमें 3 नहीं है और b कह रहा है ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें 1 नहीं है। एक एक ही की बात कर लेते हैं। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसके लिए लेंगे। अब लेते क्या है कि यदि fx1 बराबर fx2, यही लेते हैं, fx1 बराबर fx2 लेते हैं और x1 बराबर x2 दिखा देते हैं। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर x2 - 2 अपॉन x2 - 3। कैची गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा x1 - 2 एंड x2 - 3, इस तरफ आ जाएगा x2 - 2 एंड x1 - 3। ठीक है, तो गुणा करते हैं तो ये निकल के आएगा x1 x2 - 3x1 माइनस का 2x2 माइनस प्लस 6 बराबर यहां से हो जाएगा x1 x2 माइनस का 3x2 माइनस का 2x1 माइनस प्लस 3 दूनी 6। क्या क्या कट रहा है आप देख पा रहे हैं, x1 x2, ये x1 x2 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है,
x1 को के लिए यहां ले आओ माइनस का 3x1 और प्लस का 2x1, x1 को ट्रांसफर किया, माइनस 3x2, यहां से x2 को ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का 2x2 हो जाएगा। तो यहां से बचा माइनस का x1 बराबर का माइनस का x2, ठीक है, ये हो गया माइनस का x2। तो माइनस माइनस हटाया तो x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 कह रहे हो तो इसलिए f एक एक ही है, ठीक है, f एक एक ही है, ये आपने दिखा दिया भाई। जैसे मैंने आपको बताया सूत्र में कि fx1 बराबर fx2 लिया और आपने x1 बराबर x2 दिखा दिया तो f एक एक ही हो जाएगा, ठीक है। आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक, तो आच्छादक को भी इस प्रकार दिखा रहे हैं, कैसे कि चूंकि fx आपको दिया है x माइनस 2, fx दिया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, fx की जगह आपको पता है y लेना है, y बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कैची गुणा करते हैं, y x माइनस 3 बराबर x माइनस 2, y x माइनस y 3 बराबर x माइनस 2, ठीक है। x को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा x y माइनस x बराबर माइनस का 2 है और ये हो जाएगा प्लस का 3y, इस तरफ आएगा तो x कॉमन निकाल रहे हैं, यहां से बचेगा y माइनस 1 बराबर माइनस 2 प्लस 3y, तो x बराबर आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। जहां आप देख रहे थे कि b में r ऐसा रखना था कि r माइनस और 1, इस प्रकार से वो दे रहा था, तो निश्चित तौर पे यही है कि आप y का मान एक नहीं रख सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या को बताएगा, ठीक है, वास्तविक संख्या को बताएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मान रखिए। अच्छा, y का मान आप एक रख नहीं सकते हो, वो स्पष्ट तौर से कह रहा है कि y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, सवाल में ही दे दिया था कि b ऐसा समुच्चय है जहां पर एक नहीं है, तो y का मान एक नहीं रख सकते हो। अब आप y का कुछ और भी मान रखिए, कुछ भी देख लीजिए ना, समझ लीजिए, सोच लीजिए कि y का कुछ ना कुछ मान रखोगे तो x का कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा ही होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा आप यहां पर और ये चीज दिखा सकते हो कि अगर fx बराबर y दिखा दो, आप fx बराबर y दिखा देते हैं तो आच्छादक आपने सिद्ध कर दिया। तो क्या लिखेंगे यहां पर, इस तरीके से और ले लेंगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए, ठीक है, क्योंकि y जो है आपको पता है यहां x होता है, यहां y होता है, ये a के लिए बता रहा था, ये b के लिए बता रहा था, तो हर एक y जो b में है उसके लिए आप क्या दिखा दोगे, उसके लिए दिखा दोगे fx बराबर y, ये आप दिखा दोगे। चलिए कैसे दिखाना है समझिए, ठीक है। तो fx आपने लिया fx, अच्छा x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी निकाली, x की वैल्यू निकाली आपने 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये निकाली है ना, x की वैल्यू ये निकाली, तो बस ये x के स्थान पर रख दिया। अब आपने आपको जो फंक्शन दिया था fx बराबर, वो दिया था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये दिया था, तो यहां पर पुट कर देंगे। अब देखो ये इतनी वैल्यू x के स्थान पर हर एक जगह रख दोगे, यहां दोनों ऊपर नीचे, तो ये कितना निकल के आएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, इस तरीके से। तो लासा लेना है, आपको पता है y माइनस 1, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 एंड y माइनस 1 अपॉन में 3y माइनस 2 माइनस का 3 एंड y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1, ऊपर नीचे y माइनस 1 कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर fx आ रहा था, तो यहां से आपको मिल रहा है 3y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये fx, तो fx बराबर 3y माइनस 2, ये बचेगा y एंड माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कट रहा, एंड यहाँ 3y से ये 3y कट रहा और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। तो ये चीज आपने दिखा दी जो मैं कह रहा था आपसे कि fx बराबर, आप fx बराबर y दिखा दीजिए तो आप कह देंगे कि इसलिए f आच्छादक है, बस इतना करना था आपको, f आच्छादक है। तो क्या दिखाया, अतः दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है। यहां से आपने बताया कि अतः दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और 11 और 12 दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और अगर आप पिछले साल के जो पेपर है उनको उठा के देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो पहले चैप्टर से आपके बहुविकल्पी सवाल बनते हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं। हर साल एक सवाल बहुविकल्पी के लिए आपका आता ही आता रहा है,
तो पुराने पेपर को उठा के देखिएगा, एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से चीजें होती हैं और किस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r, fx बराबर x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी आपको लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चनों में से एक सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल बहुत ही सिंपल है, आपको बहुविकल्पी सवाल है, आपको हल तो करना नहीं है, मैं आपको एरो डायग्राम से समझा दूंगा, आप कर लोगे। इसके अलावा आप खुद जान पा रहे हो कि ये है कि नहीं, किस तरीके से, ठीक है ना। चलिए देखिए, एरो डायग्राम की मदद से देखते हैं। fx बराबर x की पावर 4 दिया है ना। तो अब एक चीज समझो, और किसके लिए, r से r के लिए कह रहा है ना, हाँ बिल्कुल r से r के लिए कह रहा है, तो यहां पर भी वास्तविक संख्या, यहां पर भी वास्तविक संख्या। अब एक चीज समझिए, अगर यहां पर 1 है तो x का मान अगर आपने 1 रखा तो y का मान कितना मिलना है, 1 ही मिलना है। y बराबर x की पावर 4 है, अगर आपने यहां पर x का मान 1 रखा तो y का मान 1 मिलेगा, और अगर आपने x का मान -1 रखा तब भी क्या मिलेगा, तब भी 1 मिलेगा। तो क्या 1 ही रहा, नहीं रहा, 1 ही नहीं रहा, ठीक है ना, ये 1 ही नहीं है। तो अब यहां पर ये कह रहा है f 1 ही अच्छा था कि ऑप्शन नंबर ए, ये काट दीजिए। ये यहां पर सी नंबर में कह रहा था f 1 ही है, ये सी काट देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते हैं आच्छादक की, तो आच्छादक में क्या देख सकते हो कि अगर आपने 2 लिया तो यहां आपको 16 मिलना, x का मान अगर आपने 2 रखा तो x की पावर 4 की मदद से यहां पर मिलेगा 16, और -2 की मदद से यहां पर मिलेगा 16, है ना, दोनों के लिए। तो इसका मतलब यहां पर जो निगेटिव संख्याएं होंगी, -1, -2, -3, इनके लिए कुछ नहीं मिलने वाला भैया, निगेटिव संख्याएं का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई x की पावर 4 है। अब पावर 4 होने की वजह से जो निगेटिव संख्याएं हैं सह प्रांत में वो छूट जाएंगी, बिल्कुल छूट जाएंगी, तो आच्छादक भी नहीं रहेगा। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से सोचा जाता है, और आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि इतने सवाल आपने लगा लिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हो कि f ना तो 1 ही है और ना आच्छादक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ना 1 को बहु एक भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर वो आच्छादक भी कह रहा था, बहु एक आच्छादक, तो आच्छादक भी नहीं हो रहा था, आच्छादक नहीं हो रहा था, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा आपका डी, ना तो 1 ही है ना आच्छादक है। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार है, बन जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। कह रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है, सही उत्तर चुनिए। अब जरा सोचो क्या हो सकता है, दिमाग में थिंकिंग करो। 1 ही होगा, आच्छादक होगा, बिल्कुल होगा। देखिए कैसे, भाई 3x की बात कर रहा ना, r से r में अगर 0 है तो fx बराबर 3x यानी y बराबर 3x, 0 है तो 0 के लिए क्या बनेगा, 0, x का मान 0 रखा, अब 1 रखा तो 3 मिलेगा, 3 रखा तो 9 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने यहां पर यहां पर y का मान 1 चाहिए तो क्या रखोगे, 1/3, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा, x बराबर y/3 रहेगा। तो अगर यहां पर 1 है तो यहां पर 1/3 होगा, अगर यहां पर 0.5 है तो यहां पर 0.5/3 होगा। तो कुछ भी मान रखिए, कुछ ना कुछ मान जरूर निकलेगा। x का अगर आप कुछ मान रखते हैं तो यहां पर y का कुछ ना कुछ मान मिलेगा x के लिए, और अगर आपने y का कुछ मान रखा तो आपको निश्चित तौर पे x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। x का मान रखने पर y का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, और y का मान रखने पर x का मान कुछ ना कुछ निकल के ही आएगा। इस स्थिति में आप क्या कह दोगे भाई कि f जो है वो 1 ही भी है और आच्छादक भी है। सिंगल बॉन्डिंग हो रही, सिंगल आपका कनेक्शन हो रहा। प्रतिचित्रण यानी कि जो मैपिंग है, ये जो आप कनेक्शन करते हो ना, ये जो कनेक्शन करते हैं इसको मैपिंग बोलते हैं। तो जो मैपिंग हो रही है वो सिंगल हो रही है, और आच्छादक का कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, तो आप निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि जो f है वो 1 ही आच्छादक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं।
अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।